नमस्ते, ये वीडियो आपके लिए लाया गया है ब्रिलियंट से। स्वागत है आपका कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में। फ्रांस ने आईफोन 12 को बेचने से रोक दिया है क्योंकि उसमें बहुत अधिक रेडिएशन लेवल्स मिले हैं। ये कुछ चिंता की बात है। क्या एक फोन मार्केट में रिलीज होने से पहले उसकी सेफ्टी चेक नहीं होती? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपका स्मार्टफोन आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है? स्मार्टफोन्स रेडिएशन एमिट करते हैं और क्या रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकती है? ये प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं क्योंकि उन्हें रेडिएशन के प्रकार और उनके ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स के बारे में कंफ्यूजन होती है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि रेडिएशन के बारे में कैसे सोचें, आपका फोन कितना रेडिएशन एमिट करता है, क्या ये डेंजरियस है और आईफोन 12 को क्यों बैन किया गया था। सबसे पहले रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन सिर्फ एक प्रकार की एनर्जी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या वो वेव्स या पार्टिकल्स के रूप में ट्रेवल करती है। मजेदार बात यह है कि बनानास भी रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, हवा भी और आपका शरीर भी। असल में जो भी चीजें एटम से बनी होती हैं वो थोड़ी सी रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रकार की रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। सूरज इस प्रकार की रेडिएशन एमिट करता है, आपका स्मार्टफोन भी और वाईफाई भी। तो आपका फोन कितना रेडिएशन एमिट करता है? हम रेडिएशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉट्स पर किलोग्राम्स पर। ये मेजर करता है कि जब बॉडी टिश्यू लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन के एक्सपोज होती है तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होती है। मोबाइल फोन्स के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेफ्टी लिमिट 4 वॉट्स पर किलो है। तो ये मान लीजिए कि आपका फोन उससे कम अमाउंट एमिट करता होगा, लेकिन ये बिना कॉन्टेक्स्ट के मीनिंगलेस है। क्या ये अमाउंट डेंजरियस है? अगर नहीं भी है तो क्या हमारे कान के पास, हमारे ब्रेन के पास किसी भी प्रकार की रेडिएशन होना अच्छी बात हो सकती है? इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे फोन्स कौन सा प्रकार का रेडिएशन एमिट कर सकता है। फोन्स एमिट करते हैं रेडिएशन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी, एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। ज्यादातर फोन्स रेडियो वेव्स एमिट करते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 to 3 GHz में। रेडियोस, टेलीविजन, रेडार, सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव ओवन्स, कंप्यूटर और वायरलेस नेटवर्क्स यूज फ्रीक्वेंसीज इन द सेम वेसिनिटी। ये वेव्स विजिबल लाइट से कम एनर्जी रखती है। इस लेवल को नॉन इयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। ये सिर्फ इतना मतलब होता है कि इन वेव्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रिप ऑफ कर सके और डीएनए डैमेज या कैंसर कॉज कर सके। लेकिन जब आप इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं विजिबल लाइट से ऊपर, तब चीजें डेंजरियस हो जाती है। यूवी लाइट में एनर्जी होती है जस्ट अबव विजुअल लाइट और ये हमारी स्किन को डैमेज करती है विया द सन। इन एनर्जीज के ऊपर वाले लेवल्स को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जैसे एक्स रेज, कॉस्मिक रेज और गामा रेज जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से आती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये डीएनए को डैमेज करते हैं, गेन्स को र्यून करते हैं और कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। ये वो वेव्स हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। एक बात याद रखना हमेशा कूल है कि एक्सरेज, ब्लूटूथ और विजिबल लाइट एक ही चीज है, बस इनकी वेवलाइट्स अलग होती है। लेकिन कुछ लोग इस डायग्राम को देखकर कह सकते हैं कि रुको, अगर माइक्रोवेव्स मेरी फूड को कुक कर सकते हैं और उनकी वेवलेंथ मेरे पूरे फोन के समान है, तो ये हमारे ब्रेन्स कुक नहीं हो रहे हैं? इसका जवाब है कि ये मेनली पावर लेवल के बारे में है। एक माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को 1200 वॉट ऑफ पावर के साथ ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन एक फोन केवल एम रेंज में होता है। लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि हम सब मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, तो अगर कोई भी डेंजर है तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या मोबाइल फोन्स के यूज के साथ कैंसर में कोई इंक्रीज हुआ है? क्या कोई ऐसी मिस्टीरियस रेडिएशन फिनोमेना है जो ह्यूमंस को अफेक्ट करती है? क्या मोबाइल फोन यूज करने की एग्जैक्ट कंडीशन में कोई साइंटिफिक एविडेंस है? सरप्राइजिंगली इसका जवाब एक कंक्लूजन नो नहीं है। चलिए देखते हैं। हम स्मार्टफोन्स रेडिएशन के ऊपर होने वाले सरप्राइजिंग रिसर्च पर जल्द ही बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे स्पॉन्सर ब्रिलियंट से क्विक वर्ड। अगर इस एपिसोड से कुछ साइंटिफिक एलिमेंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो अब उन्हें समझने के लिए एक फन और इजी वे है। जब मैं एआई पर वीडियोस बना रहा था तब ब्रिलियंट्स कोर्स ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बहुत हेल्पफुल था। ब्रिलियंट्स में मैथ से लेकर कंप्यूटर साइंस और जनरल साइंस तक इंटरैक्टिव स्टेम कोर्सेज अवेलेबल हैं। चाहे आप सिर्फ अपनी लर्निंग ब्रश अप करना चाहते हो या अपने करियर के लिए रिफ्रेशर चाहिए हो, आप 30 डेज के लिए फ्री स्टार्ट कर सकते हो और पहले 200 लोग जो साइन अप करेंगे उन्हें 20% ऑफ मिलेगा एनुअल प्लान पर। बस आपको विजिट करना होगा URL brilliance.org कोल्ड फ्यूजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बुरी न्यूज। कुछ छोटे से स्टडीज ने दिखाया है कि सेलफोन्स और ब्रेन ट्यूमर्स स्टैटिकली कोरिलेटेड हैं। जैसे कि एक स्वीडिश स्टडी ने रिपोर्ट किया था कि
उन लोगों के लिए जो 20 ईयर्स से पहले मोबाइल फोन्स यूज करने शुरू कर देते हैं, उनमें ब्रेन कैंसर का रिस्क बढ़ता है। रिस्क प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूज के साथ। हाँ, लेकिन पहले पैनिक ना करें। ज्यादातर स्टडीज कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स यूज और कैंसर रेट्स के बीच कोई लिंक नहीं है। एक और स्टडी स्वीडन ने ये दिखाता है कि 20 to 69 ईयर्स की एज के बीच लॉन्ग टर्म सेलफोन यूजर्स में ब्रेन कैंसर का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। एक इंटरनेशनल स्टडी ने 7 to 19 ईयर्स तक के बच्चों पर किया गया जो ब्रेन कैंसर से पीड़ित थे। उनमें से किसी के मोबाइल यूज और ब्रेन कैंसर के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं मिली। लेकिन इस टॉपिक पर कभी किए गए एक सबसे बड़े कंट्रोल स्टडी को हमें डिटेल में देखना चाहिए। 13 कंट्रीज के रिसर्चर ने यूरोप, इसराइल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान के पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चनियर्स एनालिसिस किए। पर्पस ये था कि मोबाइल फोन यूज से हेड और नेक ट्यूमर्स का रिस्क डिटरमाइन करें। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन द यूएस ने रिजल्ट एनालिसिस किए। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स की तरह से बताए हैं। ज्यादातर पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ द स्टडी ये दिखाते हैं कि ब्रेन या अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर में कोई ओवरऑल इंक्रीज नहीं हुई है हायर अमाउंट ऑफ मोबाइल फोन यूज से। एक एनालिसिस ने स्टैटिकली सिग्निफिकेंट ऑल द स्मॉल इंक्रीज दिखाया ब्रेन ट्यूमर्स का रिस्क में उन स्टडी पार्टिसिपेंट्स में जो अपने फोन्स पर सबसे ज्यादा टोटल टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से ये फाइंडिंग्स इनकंक्लूसिव है। एक और एनालिसिस ऑफ द डेटा ऑफ ऑल 13 कंट्रीज ने स्टैटिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन रिपोर्ट किया इंटरक्रैनियल ट्यूमर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्फ रिपोर्टेड लोकेशन ऑफ द फोन के बीच। लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से ये फाइंडिंग इनकंक्लूसिव है। एक और एनालिसिस ऑफ द डेटा ऑफ ऑल 13 कंट्रीज ने स्टैटिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन रिपोर्ट किया इंटरक्रैनियल ट्यूमर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्फ रिपोर्टेड लोकेशन ऑफ द फोन्स के बीच। लेकिन इन स्टडीज के ऑथर्स भी कहते हैं कि ये फाइंडिंग इनकंक्लूसिव है और फर्म कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किए जा सकते। एक और स्टडी ऑफ 5 नॉर्थर्न यूरोपियन कंट्रीज ने नॉन कैंसेरियस ब्रेन ट्यूमर्स का इंक्रीज दिखाया उन लोगों में जो 10 या उससे ज्यादा ईयर्स तक सेलफोन यूज कर चुके थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों फाइंडिंग्स इतनी अनकंसिस्टेंट है? जैसा कि निकला, मोबाइल रेडिएशन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को ह्यूमंस पर स्टडी करना हार्ड है। डेटा को मडी और स्कैवेट करने वाला बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स मिस्टेकनली बोल सकते हैं कि उन्होंने अपना फोन मोर या लेस यूज किया था एक्चुअल से एक गिवन टाइम पीरियड में। इसके अलावा पार्टिसिपेशन बियस भी होता है। ब्रेन ट्यूमर्स डायग्नोस होने वाले लोग हेल्दी लोगों से ज्यादा लाइकली होते हैं रिसर्च स्टडी में एनरोल करने के लिए। कुछ अदर फैक्टर्स जो इनकंसिस्टेंसीज अकाउंट कर सकते हैं उनमें अजम्पशंस यूज्ड टू एस्टिमेट डोजेस, फेलियर टू कंसीडर टेम्परेचर इफेक्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स नॉट बीइंग ब्लाइंडेड टू एक्सपोजर स्टेटस शामिल है। तो इवन दो हमारे पास मोबाइल फोन यूज के रिस्क पर एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है, इन स्टडीज का कल्मिनेशन मिनिमल इफेक्ट्स पॉइंट आउट करता है। अगर कोई भी हो और अगर आपको इसका मतलब समझना है तो FDA, CDC और FCC सब कहते हैं कि फोन्स कैंसर कॉज करने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है और ये कहना चाहते हैं कि करंट रेगुलेशंस सेफ हैं। उनका कहना है कि हमारी अनगोइंग इवोल्यूशंस के आधार पर हमने कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स नहीं पाए हैं ह्यूमंस में। हम बिलीव करते हैं कि करंट सेफ्टी लिमिट्स फॉर सेलफोन्स एक्सेप्टेबल है पब्लिश हेल्थ टू प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी शायद ये अच्छी बात है कि हम अपने फोन्स को अपने कान के पास उतना नहीं रखते जितना हम पहले रखते थे। तो इन सब में एक सवाल बाकी है, फ्रांस ने आईफोन 12 को क्यों बैन किया? फॉर इमिटिंग टू मच रेडिएशन। क्या कुछ ग्लिच था जो फोन्स को माइक्रोवेव ओवन पावर लेवल्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ब्लास्ट करने के लिए कॉज कर रहा था? वेल, नॉट क्वाइट। याद कीजिए कि हाईएस्ट सेफ रेडिएशन लिमिट फॉर मोबाइल फोन्स 4 वॉट्स पर केजी था। आईफोन 12 ने मैनेज किया स्कोर 5.74 वॉट्स पर किलोग्राम। यूनिवर्सिटी ऑफ वैनोंग के प्रोफेसर रॉडनी क्रॉफ्ट कहते हैं कि रेडिएशन रीडिंग ऑफ 5.74 वॉट्स पर किलोग्राम इज मेनी टाइम्स बिलो व्हाट वुड बी रिक्वायर्ड टू कॉज एनी हार्म। उनका कहना है कि ये इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए कि ये हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एक्सपोजर लेवल को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए 5.7 वॉट्स पर किलोग्राम सिर्फ लिम्स में लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज कॉज करेगा और वो भी सिर्फ एक वेरी लोकलाइज्ड रीजन में। ये नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन से बहुत कम है ड्यूरिंग द डे।
अब वो नहीं बताते कि एक्सपोजर कितनी देर तक होनी चाहिए, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 डिग्री तक पहुँचने के लिए थोड़ा समय लगा होगा। तो एंड में आईफोन का बैन एक प्रिंसिपल पर डिसीजन था, एक सेफ लिमिट सेट थी और एप्पल ने उसे एक्सीड किया और रिजल्ट में बैन हो गया। जैसे कि अभी स्टैंड्स, एप्पल एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करने का प्लान कर रहा है इशू को रेक्टिफाई करने के लिए। और इसके साथ हम एपिसोड के एंड पर पहुंच गए। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ कुछ नया सीखा होगा और मुझे क्यूरियोसिटी है कि आपके क्या विचार हैं। क्या आप साइंटिफिक कम्युनिटी में कंसेंसस से सेटिस्फाइड हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस पर कुछ देखना चाहते हैं तो कोल्ड फ्यूजन को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनीवेज, बस इतना ही मुझसे। मेरा नाम डुबोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं। मैं जल्द ही अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।